कैसे हैं आप सब। मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों के अनुप्रयोग की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह पाठ्यक्रम 33 है और हम इस पाठ्यक्रम के साथ श्रृंखला के आखिर तक पहुंच रहे हैं। हमारे पास अभी भी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी करने को रहता है, जिसको हम इस पाठ्यक्रम और अगले पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी खुद में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना के व्याख्या के लिए अत्यंत उपयोगी साधन नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेल में यह कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनाइल, एरोमेटिक आदि की पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में कार्य करता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की शक्ति इस तथ्य में पुष्टि हुई है कि यह मात्रात्मक फैशन में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आकलन स्पेक्ट्रोमेट्री प्रस्ताव करता है, जो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, बजाय नए जमाने की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके से। अल्ट्रावायलेट क्षेत्र 200 नैनोमीटर से लगभग 380 नैनोमीटर तक का क्षेत्र है। 380 नैनोमीटर से ऊपर और 800 नैनोमीटर तक विजिबल क्षेत्र आता है। तो 200 से 800 नैनोमीटर तक का क्षेत्र ही अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी जाना जाता है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल में निचले इलेक्ट्रॉनिक स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्तर ट्रांजिशन को समझ रहे हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्षेत्र जो 200 से 800 नैनोमीटर है, मोटे तौर पर 152 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी से मेल खाते हैं, और ये अनिवार्य रूप से मॉलिक्यूल में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्तर की एनर्जी का अंतर है। हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौजूद मॉलिक्यूल की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्तर में हुई ट्रांजिशन पर चर्चा करेंगे। अब यह एक आकृति है जिससे हम परिचित हैं, इससे पहले भी किया जा चुका है। चलिए मैं इस विशेष आकृति के बारे में तत्वों को याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूवी विजिबल रीजन में ऑक्सीजन, जब आपके पास अल्ट्रावायलेट और विजिबल तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, तब प्रसंग रेडिएशन की इंटेंसिटी I0 होती है। वह सैंपल से होकर गुजरती है और सैंपल कुछ एनर्जी को सोख लेता है और रेजिडुअल इंटेंसिटी निकालता है। तो I ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, जिसे इस मामले में किसी फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर से पहचाना गया है। अब I0 रेडिएशन की इंसिडेंट इंटेंसिटी है और I रेडिएशन की ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, और I:I0 का अनुपात ट्रांसमिटेंस से जाना जाता है, जिसे T दिखाया गया है। अब I0:I का लघुगणक अनुपात अब्जॉर्बेंस से जाना जाता है, जिसे A से संबोधित किया जाता है। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो एक को इस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में अब्जॉर्प्शन को समझना होगा। अब बीयर लैम्बर्ट्स लॉ अनिवार्य रूप से नमूने में मौजूद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के लिए मात्रात्मक शब्दों में अवशोषण को संबोधित करता है। दूसरे शब्दों में, जब लाइट सैंपल से गुजरती है, अब्जॉर्प्शन की मात्रा जो इंसिडेंट लाइट की जगह लेती है, इस बात पर निर्भर करती है कि पाथ की लंबाई के दौरान ये कितने मॉलिक्यूल से सामना करती है। चलिए हम इस मामले में EL कहते हैं। इसलिए अब्जॉर्बेंस सीधे पाथ की लंबाई के कंसंट्रेशन समय के लिए अनुपातिक होता है। अब जितनी पाथ की लंबाई अधिक होगी, अणु की संख्या प्रकाश की किरणों का उतना सामना करेंगी और अधिक अब्जॉर्बेंस होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन को एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी C सबस्ट्रेट की मात्रा है, जिसे मोल पर लीटर में व्याख्यात किया जाता है, और 1 EL सेल एक पाथ की लंबाई या सैंपल के पाथ की लंबाई है, जिसे सेंटीमीटर से व्याख्यात किया जाता है। यह एक अभिव्यक्ति है जिसे परिमाणीकरण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक मात्रा है, इसे नापा जा सकता है। कंसंट्रेशन पता भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन पाथ की लंबाई पता होती है। शुद्ध नमूने के लिए एप्सिलॉन वैल्यू को निकालना काफी आसान है। अगर आपके पास एप्सिलॉन मूल्य, अब्जॉर्बेंस और पाथ लेंथ दी हुई है, तब कंसंट्रेशन काफी मात्रात्मक तरीके से अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके निकाली जा सकती है। असलियत में अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी ज्यादा संवेदनशील है। यह प्रति बिलियन तरह की कंसंट्रेशन स्तर को पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है। इसलिए एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट योग्यता में इस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों के अनुप्रयोगों को देख सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर से एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्तर के बीच में होता है। दोनों स्टेट को
सिंगलेट स्टेट की तरह उल्लेख किया है। यह एक शून्य स्तर होगा और यह एक s1 स्तर है। इलेक्ट्रॉनिक स्तर के अंदर आपके पास अनेक वाइब्रेशनल स्तर होंगे जो वाइब्रेशनल स्तर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाइब्रोनिक ट्रांजिशन के सुपरइम्पोजिशन के साथ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर आप ग्राउंड स्टेट के शून्य वाइब्रेशनल स्तर से एक्साइटेड स्टेट के शून्य वाइब्रेशनल स्तर के बीच के ट्रांजिशन को मानकर चले तब यह S0 ट्रांजिशन से मेल खाएगा। दूसरी तरफ अगर आप इस एरो को मानकर चले तो सीधे हाथ की तरफ यहां पर दिखाई दे रहा है वह ग्राउंड स्टेट के शून्य वाइब्रेशनल स्तर से एक्साइटेड स्टेट की तीसरी वाइब्रेशनल स्तर तक मेल खाएगा। तो यह मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल स्टेट में 0, 3 तरह के वाइब्रेशन से मेल खाएगा। तो इस तरह के ट्रांजिशन UV क्षेत्र में होती हैं और एक को मॉलिक्यूल अवस्था में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में मौजूद विभिन्न वाइब्रेशनल स्तरों के सुपर इम्पोजिशन की संगत के साथ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर से इलेक्ट्रिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से निपटना होगा। कृपया याद रखें कि एक्साइटेशन वर्टिकल एक्साइटेशन है। वर्टिकल एक्साइटेशन का क्या मतलब है? यह फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल द्वारा व्याख्यात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का समय पैमाना आमतौर पर 10⁻⁻15 सेकंड होता है। यह एक अल्ट्रा फास्ट प्रतिक्रिया है और यह परमाणु गति के लिए समय की तुलना में बहुत तेज है। दूसरे शब्दों में उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियाई को आपने संतुलन दूरी से दूर जाने 10⁻13 सेकंड के आसपास का समय लेता है। यह तीव्रता 2 क्रमकों के बारे में है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन परमाणु गति की तुलना में 100 गुना अधिक है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान अंतर परमाणु दूरी के सापेक्ष में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अक्सर एनर्जी स्तर आलेख पर वर्टिकल ट्रांजिशन के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में इस स्टेट से इस विशेष स्टेट में जाते समय न्यूक्लियस अनिवार्य रूप से एक ही स्थिति में डलता है क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होता है या वहां पर न्यूक्लियस की कोई गति संतुलन की स्थिति नहीं है और यही फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। अब यह साधारण एनर्जी स्तर है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से संबंधित है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में निश्चित रूप से सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे हेटेरो एटम के साथ यौगिक होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अलावा उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तब आपके पास मेल खाते हुए पाई और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। संभावित ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ दिखाया गया है। किसी को उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन हो सकता है और सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तक होगा। यह निश्चित रूप से एक अलग प्रतिक्रिया होगी क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को सिग्मा ऑर्बिटल से एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में धकेला जाता है सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अनिवार्य रूप से 0 हो जाता है जो मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन स्टेट के अनुरूप होगा। वैकल्पिक रूप से सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार स्तर के लिए एक्साइटेड हो सकता है और पाई से पाई स्तर एक्साइटेशन संभव है और अंत में पाई स्टार स्तर एक्साइटेशन के लिए भी संभव है। सिग्मा, पाई और n ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जबकि पाई स्टार और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूल में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसलिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब एक्साइटेशन होती है तो मॉलिक्यूल एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। अगर मूल रूप से यहाँ 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार अनिवार्य रूप से सिग्मा स्टार स्तर में एक इलेक्ट्रॉन डालेगा ताकि ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर हो। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल आमतौर पर ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कुछ चयन नियमों को मानना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री अनुमति प्रतिक्रिया है। सिमेट्री अनुमति का मतलब क्या है? क्या यह 1000 से अधिक एप्सिलॉन के ऑर्डर की उच्च इंटेंसिटी के रूप में है? 1000 न्यूनतम है, वह 10⁻⁴ या 10⁵ एप्सिलॉन तक जा सकता है और यह चीज विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ट्रांजिशन कोफिशिएंट पर निर्भर करती है। दूसरे हाथ पर n से पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए यह 100 से कम मूल्य के एप्सिलॉन के साथ ज्यादातर कम इंटेंसिटी का होता है। एक जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ ट्रांजिशन की अनुमति है, जबकि ट्रांजिशन के दौरान अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी बदलती है तब वह फॉरबिडन है। यह उदाहरण इस तर्क के आधार पर है कि यह सिंगलेट से सिंगलेट तक, दूसरे शब्दों में सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तक ट्रांजिशन या ट्रिपल ग्राउंड स्टेट से ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट तक ट्रांजिशन की अनुमति है। ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट स्टेट में मौजूद होते हैं, तो सिंगलेट ट्रांजिशन संभव है जबकि सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन एक फॉरबिडन प्रतिक्रिया है। तो यह चयन नियम है जो एक को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर काम करते हुए ध्यान में रखनी होंगी। रेखाचित्र द्वारा एक सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को सिग्मा ऑर्बिटल की तस्वीर लेकर
देकर वर्णन कर सकता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करके जो सिग्मा से सिग्मा स्टार से मेल खाता है। चलिए मीथेन मॉलिक्यूल का उदाहरण लेते हैं। मीथेन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं। सिर्फ वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर मीथेन में मौजूद हैं। तो अगर एक मीथेन को उचित वेवलेंथ पर एक्साइट करता है तब वह CH बॉन्ड के सिग्मा से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन से मेल खाता है। या अगर आप उदाहरण के तौर पर इथेन लेंगे तब एक CC सिग्मा बॉन्ड एक्साइटेशन भी कर सकता है। यह एक्साइटेशन आमतौर पर वैक्यूम अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होती है जो 150 से 160 नैनोमीटर के दायरे में होती है, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में हवा की अनुपस्थिति है। इसलिए एक को सिग्मा से सिग्मा स्टार तक की ट्रांजिशन करनी होती है, जो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में आमतौर पर एक अधिक ऊर्जा की ट्रांजिशन है। अब पाई से पाई ट्रांजिशन अपेक्षाकृत ऊर्जा के मामले में कम है, जैसे कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। यह सिग्मा से सिग्मा स्टार है जो उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन है। फिर आता है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर आते हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन और N से पाई स्टार ट्रांजिशन। दूसरे शब्दों में एनर्जी का क्रम सिग्मा से सिग्मा स्टार है, फिर सिग्मा से पाई स्टार, फिर पाई से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और N से पाई स्टार, जो कि ट्रांजिशन की एनर्जी के मामले में बड़े से छोटे के क्रम में लगे हुए हैं। तो पाई से पाई ट्रांजिशन आमतौर पर नॉन कॉन्जुगेटेड ओलेफिन जैसे इथाइलिन में होता है, उदाहरण के तौर पर 180 या 190 नैनोमीटर के आसपास, जबकि कॉन्जुगेशन के साथ यह लंबी वेवलेंथ क्षेत्र तक जा सकता है जो हम बात की स्थिति में कहेंगे। तो यह पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रणाली में कोई नोड मौजूद नहीं है और जब यह पाई से पाई स्टार तक एक्साइटेशन में जाता है तब पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस तरह सिंगल नोड से उल्लेखित किया जाता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में होगा। दूसरे शब्दों में नोड वह बिंदु है जहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीजगणितीय संकेत में परिवर्तन होता है जो ढलान से ढलान की ओर जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर यह एक पॉजिटिव लूप है और यह इन मामलों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कोफिशिएंट के बीजगणितीय संकेत के संदर्भ में एक नेगेटिव लूप होगा। यह N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का रेखा चित्र है। यह CN बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है जिसे नॉन बॉन्डेड स्तर से उल्लेखित किया गया है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और यह सिग्मा स्टार स्तर तक एक्साइट हो सकते हैं। आमतौर पर प्राइमरी अमीन्स के मामले में जो सैचुरेटेड अमीन्स और ईथर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हेटेरोएटम से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में धकेल दिया जाता है और यह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के अनुरूप होगा। अब यहाँ पर कार्बोनाइल फंक्शनल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का उल्लेख किया गया है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मुमकिन होते हैं। हमारे पास C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के मामले में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ N से पाई स्टार ट्रांजिशन मुमकिन है। उदाहरण के तौर पर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन एक अनुमत ट्रांजिशन है, जबकि N से पाई स्टार ट्रांजिशन एक फॉरबिडन ट्रांजिशन या अस्वीकृत ट्रांजिशन है। यह ट्रांजिशन आरेखीय रूप से दर्शाता है कि यह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का सिग्मा होगा और यह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर जो इस विशेष मामले में पाई से मेल खाता है और वह कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और अंत में इस विशेष मामले में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब ट्रांजिशन इस स्तर से जो कि पाई से पाई स्टार स्तर तक है और जैसे एरो में चिन्हित किया गया है, पाई से पाई स्टार स्तर N से पाई स्टार स्तर के मुकाबले में उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन है और इसलिए यह छोटी वेवलेंथ पर होता है। N से पाई स्टार ज्यादातर लंबी वेवलेंथ पर होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या UV विजिबल स्पेक्ट्रम में पाई से पाई स्टार आमतौर पर 200 नैनोमीटर के क्षेत्र के आसपास आता है, जबकि N से पाई स्टार 300 नैनोमीटर के आसपास नजर आता है। इस तरह के ट्रांजिशन में कौनजुगेशन का अपना प्रभाव होता है जो बाद में बहुत कम दिखाई देगा। अब यह तालिका आवश्यक रूप से कुछ क्रोमोफोर्स को सूचीबद्ध करती है। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्रोमोफोर्स की क्या परिभाषा होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास अनिवार्य रूप से पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है जो 171 नैनोमीटर के आसपास होती है। यह एक अनुमत ट्रांजिशन होती है, इसलिए लैम्डा अधिकतम पर एप्सिलॉन बहुत अधिक है जो 1015 गुना 10³ हेक्सेन सॉल्वेंट में नापी जाती है। उसी प्रकार एक हेक्सेन उदाहरण के तौर पर
एक C ट्रिपल बॉन्ड C के पास संभव है कि pi ट्रांजिशन हो जो एप्सिलॉन मूल्य के संदर्भ में 10,000 इंटेंसिटी के 180 नैनोमीटर के अनुरूप है। एल्डिहाइड का कार्बोनाइल जो उदाहरण के लिए इथेनॉल है pi से pi ट्रांजिशन के साथ साथ n से pi ट्रांजिशन करता है। pi से pi ट्रांजिशन उच्चतम एनर्जी 180 नैनोमीटर पर होता है जबकि n से pi ट्रांजिशन न्यूनतम एनर्जी 290 नैनोमीटर के आसपास होता है। n से pi जो कि एक फोरबिडेन ट्रांजिशन है उसके पास काफी कम एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। pi से pi एक अनुमत ट्रांजिशन होते हुए 10⁴ का एक्सटेंशन कोफिशिएंट रखता है। अब तक के सभी स्पेक्ट्रा को हेक्सेन नाइट्रोमीथेन में मापा जाता है। उदाहरण के तौर पर अब तक के सभी स्पेक्ट्रा को हेक्सेन नाइट्रोमीथेन में मापा जाता है जिनके पास N डबल बॉन्ड O है। तो यह N डबल बॉन्ड O के लिए संभवतः pi से pi ट्रांजिशन है। इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर भी है। इसलिए ऑक्सीजन से pi स्तर तक इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर को एक्साइट करना संभव है। pi से pi ट्रांजिशन 200 नैनोमीटर पर होता है जबकि n से pi ट्रांजिशन 275 नैनोमीटर पर होता है। मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड के मामले में आपके पास हेटेरोएटम पर केवल इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर हैं जैसे ब्रोमीन और आयोडीन। इसलिए केवल एक n से सिग्मा होना संभव है जो कि डिसोसिएटिव स्टेट है क्योंकि जब नाइट्रोजन लोन पेयर माफी चाहूंगा जब ब्रोमाइड या आयोडाइड का लोन पेयर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पहुंचता है तो सिग्मा के बॉन्ड क्रम में कमी आती है और वह डिसोसिएटिव स्टेट के अनुरूप है। आप देख सकते हैं कि हैलोजन का असर ब्रोमीन से आयोडीन में जाने से होता है। प्रणाली की वेवलेंथ में वृद्धि होती है। यह दर्शाता है कि मिथाइल आयोडाइड इस विशेष मामले में मिथाइल ब्रोमाइड की तुलना में डिसोसिएटिव स्टेट के लिए एक्साइट करना अधिक आसान है। अब हम कुछ निश्चित परिभाषाओं में चलते हैं जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग की जाती हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन के परिणाम हैं। कुछ समूह और संरचनात्मक यूनिट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए ये सभी समूह जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है। अगर आप बेंजीन को लें, बेंजीन के पास काफी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह पाई इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार है। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन खुद से ही एक क्रोमोफोर है तो एरोमेटिक रिंग के पास pi से pi ट्रांजिशन होगी। हम इसकी बारीकियों को बाद में देखेंगे। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N आदि हैं। इन सभी में कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसलिए उन्हें इस विशेष मॉलिक्यूल का क्रोमोफोर कहा जाता है। क्रोमोफोर के अलावा वे सब्स्टिट्यूएंट्स जो वेवलेंथ को बढ़ाते हैं या स्थानांतरित करते हैं जिन्हें ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स या हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, अमीनो सब्स्टिट्यूएंट्स, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स भी एरोमेटिक रिंग में मौजूद हो सकते हैं और इन्हें क्रोमोफोर का ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रोमोफोर एक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन से गुजरता है। ऑक्सोक्रोम अनिवार्य रूप से ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन करके ट्रांजिशन की वेवलेंथ को स्थानांतरित करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ट्रांजिशन वेवलेंथ में वृद्धि या कमी होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स और सॉल्वेंट पर भी एब्जॉर्प्शन के दिए गए प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए ऑक्सोक्रोम के अलावा एक उदाहरण के लिए हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं जो ऑक्सोक्रोम होते हैं उच्च या निम्न वेवलेंथ में स्थानांतरित करने का प्रभाव हो सकता है। इसी तरह सॉल्वेंट भी एक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि सॉल्वेशन ऊर्जा स्तर को अनिवार्य रूप से बढ़ाता है या घटाता है और वेवलेंथ उच्च या निम्न वेवलेंथ में शिफ्ट करके रेडिएशन की वेवलेंथ को बढ़ा देता है। यह कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें किसी को ध्यान में रखना होगा। बाथोक्रोमिक शिफ्ट का अर्थ है कि दो वेवलेंथ में अधिकतम एब्जॉर्प्शन की गति कम वेवलेंथ से उच्च वेवलेंथ तक बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि जब हम दो छोटी वेवलेंथ से लंबी वेवलेंथ तक शिफ्ट करते हैं तब हम नीले क्षेत्र से लाल क्षेत्र तक जाते हैं। हिप्सोक्रोमिक बदलाव भी निचले बदलाव के रूप में जाना जाता है। यह अवशोषण अधिकतम बदलाव है जो बेथोक्रोमिक बदलाव के बिल्कुल विपरीत है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्लोरिक शिफ्ट में इंटेंसिटी के साथ कुछ करना होता है और अगर वह ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट तक होता है जिससे इंटेंसिटी में वृद्धि होती है। यदि ऑक्सोक्रोम इंटेंसिटी में कमी का कारण बनता है तो इसे हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहा जाता है जो इंटेंसिटी में कमी है। तो दूसरे शब्दों में यह एक एप्सिलॉन मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं जबकि इस विशेष ट्रांजिशन बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हम ट्रांजिशन के
लैम्ब्डा मैक्स के साथ काम कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी गैस अवस्था, लिक्विड अवस्था या सॉल्यूशन अवस्था में मापी जा सकती है। सॉल्यूशन अवस्था में से इस मापने के लिए एक को उचित सॉल्वेंट पहचानना होगा और यह निश्चित करना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में सॉल्वेंट खुद को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन 200 नैनोमीटर से अधिक नहीं है। उदाहरण के तौर पर एसीटोनाइट्राइल एक अच्छा सॉल्वेंट है और उसकी कट ऑफ वैल्यू 190 नैनोमीटर है। एसीटोनाइट्राइल के सारे pi और n pi एक्साइटेशन 190 नैनोमीटर से काफी कम है। पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। उदाहरण के तौर पर पानी की कट ऑफ वैल्यू 190 नैनोमीटर है। मेथनॉल में लगभग 205 नैनोमीटर का कट ऑफ होता है, इसलिए इन्हें अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। उदाहरण के लिए एन हेक्सेन, इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यह किसी भी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन से नहीं गुजरता है और इसका उपयोग अधिकांश में सॉल्वेंट के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण एन हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनमें केवल एक n पाई स्टार है। माफी चाहूंगा, यह केवल एक सिग्मा स्टार सिग्मा की तरह का ट्रांजिशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होता है। चलिए कार्बोनाइल कंपाउंड के पाई पाई स्टार और n पाई स्टार ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का प्रभाव देखते हैं। पाई पाई स्टार एक अनुमत ट्रांजिशन है और n पाई स्टार एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है और उनके अपने सॉल्वेंट प्रभाव हैं। यदि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ऊर्जा स्तर पर है तो उदाहरण के लिए हेक्सेन हो सकता है कि एक ट्रांजिशन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के अनुरूप हो जिसके पास उच्च एनर्जी से निम्न वेवलेंथ है और इसे हम लैम्ब्डा के रूप में कहेंगे जो कि इस विशेष ट्रांजिशन के उस विशेष एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है जो उस विशेष ट्रांजिशन के अनुरूप है। फिर आपके पास n पाई स्टार ट्रांजिशन है जो निम्न एनर्जी ट्रांजिशन है, तो यह लैम्ब्डा 3 लैम्ब्डा 1 के मुकाबले मूल्य के आधार पर काफी ज्यादा होगा। अब जब आप एक इथाइल अल्कोहल या पानी जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक ही कंपाउंड को मापते हैं तो क्या होता है? हेटेरो एटम पर इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर होता है जैसे नाइट्रोजन या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर की और इसका ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल या पानी के साथ हाइड्रोजन संबंध में जा सकता है जो इसे सॉल्वेशन द्वारा स्थिर कर रहे हैं। तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तुलना में नॉन बॉन्डेड स्तर काफी स्थिर हो जाता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुलना में पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा पोलर होता है, तो यह भी सॉल्वेटेड हो जाता है और पानी या इथाइल अल्कोहल जैसे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में स्थिर हो जाता है। उसकी तुलना में पाई इलेक्ट्रॉन स्तर नॉन पोलर है, तो सॉल्वेंट उस विशेष स्थिति को स्थिर करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। यह n स्तर के साथ साथ पाई स्टार स्तर है जो काफी स्थिरीकरण से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अब एक निम्न ऊर्जा का है। दूसरे शब्दों में लैम्ब्डा 2 जो पोलर सॉल्वेंट में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन से मेल खाती है, लैम्ब्डा 1 की तुलना में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के अनुरूप है। लैम्ब्डा 1 के मुकाबले लैम्ब्डा 2 ज्यादा उच्चतम है। दूसरे शब्दों में लैम्ब्डा 1 उच्चतम एनर्जी का है अगर लैम्ब्डा 2 से उसकी तुलना की जाए। दूसरे शब्दों में एनर्जी के लिहाज से ये ज्यादा उच्चतम है, जिसका मतलब वेवलेंथ के लिहाज से यह कम होगा। तो वेवलेंथ लैम्ब्डा 1 वेवलेंथ लैम्ब्डा 2 की तुलना में कम है। कृपया याद रखें कि ऊर्जा और वेवलेंथ पैमाने और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच एक विपरीत अनुपातिकता है। इस सामान्य रूप से फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के बजाय वेवलेंथ को नैनोमीटर में उल्लेख करते हैं जो कि ऊर्जा से सीधा अनुपातिक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम लैम्ब्डा के लिए संख्या होगी। यहाँ पर एक एनर्जी कम है जिसका मतलब लैम्ब्डा की संख्या ज्यादा है, तो लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 से कम है। अगर आप n पाई स्टार स्तर पर देखें तो इसके पास बिल्कुल विपरीत तरह का प्रभाव है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में n पाई स्टार स्टेट के मुकाबले में पोलर सॉल्वेंट में n पाई स्टार स्टेट ज्यादा एनर्जी का है। तो लैम्ब्डा 4 जो कि नैनोमीटर, माफ कीजिएगा, पोलर सॉल्वेंट ट्रांजिशन n के समान है, पाई स्टार में इस n लैम्ब्डा 3 की तुलना में बहुत कम ऊर्जा है। अब यह एक उदाहरण कार्बोनाइल कंपाउंड का उपयोग करके चित्रित किया गया है जो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसे मेसिटाइल ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। मेसिटाइल ऑक्साइड इस मॉलिक्यूल का एक बोलचाल का नाम है और इस मॉलिक्यूल का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम 3 अलग अलग सॉल्वेंट अर्थात हेक्सेन, इथाइल अल्कोहल और पानी में मापा गया है। हेक्सेन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन
इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए 230 नैनोमीटर पर होता है। इथाइल अल्कोहल में यह उच्च वेवलेंथ 237 तक जाता है। पानी की तरह अधिक पोलर सॉल्वेंट में यह 237 से भी अधिक हो जाता है, यानी 244 नैनोमीटर वेवलेंथ। और आप एप्सिलॉन से देखें तो यह एक अनुमत ट्रांजिशन है। यदि आप n pi ट्रांजिशन को लेते हैं, जो कि उदाहरण के लिए हेक्सेन में एक लंबे वेवलेंथ 327 पर है, जब आप इसे एक इथाइल अल्कोहल में मापते हैं तो यह कम वेवलेंथ में चला जाता है। दूसरे शब्दों में लैम्ब्डा 4 लैम्ब्डा 3 से कम है, इसलिए लैम्ब्डा 3 लैम्ब्डा 4 से अधिक है। उदाहरण के लिए वह वेवलेंथ में कमी अनिवार्य रूप से है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में n स्तर की तुलना में n स्तर के सॉल्वेशन के माध्यम से समझाया गया है। जैसा कि आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाते हैं, pi से pi स्टार एक कम ऊर्जा तक जाता है, जबकि n से pi स्टार एक उच्च ऊर्जा के लिए जाता है। एप्सिलॉन मूल्यों के संदर्भ में बहुत अधिक प्रभाव सभी पोलर और नॉन पोलर में लगभग समान नहीं है। सॉल्वेंट प्रभाव के अलावा pi से pi स्टार स्तर ट्रांजिशन तक कौनजुकेशन का काफी ज्यादा प्रभाव है। अब यहाँ इथाइलीन, ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन के लिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र है। आप समरूप श्रृंखला में जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह इथाइलीन का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और यह इथाइलीन का pi स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरह इथाइलीन का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये pi स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। उसी तरह हेक्साट्राइन के पास 6 pi इलेक्ट्रॉन है। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रत्येक 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अनुरूप हैं और फिर आपके पास 3 नॉन बॉन्डिंग स्तर भी हैं जो अप्रकाशित या खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। जो महत्वपूर्ण है वह pi से pi स्टार ट्रांजिशन है। इस विशेष ऊर्जा अंतराल के अनुरूप है जो बहुत उच्च ऊर्जा अंतराल है। जैसा कि आप ब्यूटाडाइन और हेक्साट्राइन के समरूप की श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि pi से pi स्टार स्तर और ऊर्जा स्तर बहुत कम है और यह बढ़ती कौनजुकेशन के साथ और भी कम हो जाता है। और यह प्रभाव वही होता है जो कौनजुकेशन डाइन्स, ट्राइन्स, टेट्राइन्स इत्यादि में महसूस होता है और डेटा अनिवार्य रूप से दिखाता है क्योंकि आप कौनजुकेशन को बढ़ाते हुए डबल बॉन्ड की संख्या में वृद्धि करते हैं, उनकी ट्रांजिशन ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में वेवलेंथ काफी बढ़ जाती है। तो इथाइलीन 162 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्प्शन के रूप में, ब्यूटाडाइन पहले से ही 217 नैनोमीटर में स्थानांतरित हो गया है। उन सभी को अनिवार्य रूप से नॉन पोलर सॉल्वेंट मापा जाता है और उदाहरण के लिए ऑक्टेट्राइन के मामले में यह 296 नैनोमीटर है। आप बढ़ती वेवलेंथ के साथ भी देख सकते हैं ट्रांजिशन संभावना में एक सहवर्ती वृद्धि भी है। दूसरे शब्दों में एप्सिलॉन जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की एक माप है जो बढ़ती कौनजुकेशन के साथ काफी बढ़ जाती है। अब यदि आप एक 8 डबल बॉन्ड कौनजुकेटेड डबल बॉन्ड में आते हैं तो पहले से ही पदार्थ रंगीन हो जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्ब होते हैं और यह इस विशेष वेवलेंथ में विजिबल क्षेत्र में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जो पीला रंग देता है। दूसरे शब्दों में यह बैंगनी रंग को एब्जॉर्ब करता है, यही कारण है कि यह पीला दिखता है। और इसी तरह यह बैंगनी और इंडिगो और नीले रंग को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए नारंगी रंग के रूप में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर इस विशेष मामले में यह हरे प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यह बैंगनी कंपाउंड की तरह नजर आता है। इसलिए जब आपके पास एक दूसरे के साथ 15 डबल बॉन्ड होते हैं तो pi से pi स्टार ट्रांजिशन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के विजिबल क्षेत्र में एब्जॉर्ब होता है। होमो से ल्यूमो लेबल या pi से pi स्टार लेबल पर कौनजुकेशन का प्रभाव अनिवार्य रूप से होमो ल्यूमो के अंतराल को कम कर रहा है या pi से pi स्टार है, जिससे ट्रांजिशन का लैम्ब्डा मान बढ़ जाते हैं। इसका प्रभाव इतना अधिक है कि कोई वास्तव में बीटा कैरोटीन जैसे रंगों में देख सकते हैं जिसमें 11 कौनजुकेटेड डबल बॉन्ड हैं। सभी उदाहरण के लिए एक दूसरे के संदर्भ में ट्रांसोइड हैं और यह उदाहरण के लिए गाजर में एक रंग पदार्थ के रूप में उपलब्ध होता है। जैसा कि एक एब्जॉर्प्शन अधिकतम 452 था जो एप्सिलॉन के साथ उच्चतम 1.5 10 5 दूसरे शब्दों में यह एक अत्यधिक इंटेंस रंग है जिसे 10 एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के एप्सिलॉन से उल्लेखित किया जाता है। लाइकोपीन एक और डाई है जो टमाटर जैसे फलों में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए टमाटर की लाल रंग की त्वचा लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होती है, जो फिर से एक कौनजुकेटेड प्रणाली होती है जिसमें एक दूसरे के साथ कौनजुकेशन में 11 कौनजुकेटेड डबल बॉन्ड होते हैं और यह एक 474 नैनोमीटर के एब्जॉर्प्शन के आसपास का है। यह लाइकोपीन का एक नमूना है जो रंग में गहरा लाल है। यह बीटा कैरोटीन का एक नमूना है जो रंग में भी लाल है।
जिसमें कौनजुकेशन में केवल 5 डबल बॉन्ड होते हैं वह पीला दिखाई देता है। यह एक मॉलिक्यूल है जिसे रेटिनॉल या विटामिन ए के रूप में जाना जाता है। इसमें एब्जॉर्प्शन अधिकतम 325 का होता है। हालांकि यह यूवी क्षेत्र में होता है, एब्जॉर्प्शन का टेल एंड अंतः विजिबल क्षेत्र में आता है और इसलिए यह पदार्थ चमकीले पीले रंग का दिखाई देता है। कोई कार्बोनिक डाई है जो उदाहरण के लिए अत्यधिक रंगीन है। गैसोलीन हाइड्रोकार्बन है जो अत्यधिक रंगीन है। यह प्रकृति में नीले रंग का है जो अनिवार्य रूप से उस विशेष मॉलिक्यूल में pi से pi ट्रांजिशन के कारण है। अब कौनजुकेशन इनॉन की तुलना में एक नॉन कौनजुकेटेड इनॉन में बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। यह फिर से मेसिटाइल ऑक्साइड और मेसिटाइल ऑक्साइड के आइसोमर लेने से स्पष्ट होता है। इस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड कौनजुकेशन में होता है, जबकि इस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कौनजुकेशन में नहीं होता है। इस मॉलिक्यूल में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। सभी एब्जॉर्प्शन 220 नैनोमीटर से कम है। इस विशेष मॉलिक्यूल में 220 नैनोमीटर से ऊपर कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं है। इसी प्रकार यहाँ इस मॉलिक्यूल में अगर हम pi से लेकर pi ट्रांजिशन 230 नैनोमीटर पर होते हैं, दूसरे शब्दों में 10 नैनोमीटर के बारे में जो उच्च वेवलेंथ पर होता है, यहाँ यह एब्जॉर्प्शन होता है 327 निश्चित रूप से n से pi संक्रमण के अनुरूप होता है। यहाँ भी अब्जॉर्प्शन, लेकिन कौनजुकेशन प्रभाव के कारण कम वेवलेंथ यहाँ गायब है। यह यहाँ दिखाए गए आरेख में कौनजुकेशन के प्रभाव में समझाया गया है। यह एक अलग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो pi ट्रांजिशन के लिए लगभग 165 नैनोमीटर की तरह होता है। उदाहरण के लिए इथाइलिन के मामले में, जबकि कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के मामले में pi से pi ट्रांजिशन लगभग 190 नैनोमीटर और n से pi ट्रांजिशन लगभग 280 नैनोमीटर होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कौनजुकेशन तौर पर होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक नया सेट इनॉन के अनुरूप बनता है जो कौनजुकेशन इनॉन होता है और कार्बोनिल ट्रांजिशन पर कौनजुकेशन का प्रभाव होता है जो कि यहाँ दर्शाया गया है। pi से pi ट्रांजिशन कम ऊर्जा का बनता है। दूसरे शब्दों में 190 या 165 नैनोमीटर की तुलना में यह उच्च वेवलेंथ का होता है। n से pi कम ऊर्जा बनाता है तो 228 से 320 नैनोमीटर तक यह घटता है। तो यह n से pi के साथ साथ pi से pi ट्रांजिशन कार्बोनाइल कंपाउंड के कौनजुकेशन के प्रभाव का उल्लेख करता है। कौनजुगेटेड प्रणाली के मामले में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह एक सिंगल डबल बॉन्ड कौनजुकेशन है। यह 2 डबल बॉन्ड कौनजुकेशन है और इसलिए उदाहरण के लिए 7 डबल बॉन्ड कौनजुकेशन यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे जैसे आप कौनजुकेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं, लैम्ब्डा मैक्स भी बढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में यह अल्ट्रावायलेट से विजिबल क्षेत्र में जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल के रंग के संदर्भ में यह मॉलिक्यूल नारंगी या पीले रंग का होना चाहिए जो कि 450 नैनोमीटर के विजिबल क्षेत्र में एब्जॉर्ब है। अब क्विनोन्स हैं। 2 प्रकार के क्विनोन्स उपलब्ध हैं। यह एक ऑर्थो बेंजोक्विनोन है और यह पैरा बेंजोक्विनोन है। मूल रूप से वे अपने कौनजुकेशन गुणों में भिन्न होते हैं। यदि आप ऑर्थो बेंजोक्विनोन को देखते हैं तो 2 कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के लिए कौनजुकेशन होते हैं और इसलिए कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कौनजुगेट होते हैं। दूसरे शब्दों में इस विशेष मामले में प्रणाली के कौनजुकेशन के माध्यम से होता है, जबकि यदि आप पैरा बेंजोक्विनोन को देखते हैं तो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ साथ इस डबल बॉन्ड से कौनजुगेटेड होता है। हालांकि इस पक्ष का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सीधे इस पक्ष के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कौनजुगेटेड नहीं होता है। इसे कौनजुकेशन के लिए कार्बोनिल कार्बन से गुजरना पड़ता है और ऐसी प्रणालियों को क्रॉस कौनजुगेटेड माना जाता है, जबकि यह रेखीय कौनजुकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आप ऑक्सीजन से शुरू करते हैं और डबल बॉन्ड पथ का पालन करते हैं, आप अनिवार्य रूप से पूरी प्रणाली को एक दूसरे से कौनजुगेट करेंगे। तो यहाँ पर कौनजुकेशन की तुलना में बहुत बेहतर कौनजुकेशन है। यही कारण है कि यह पदार्थ एक लंबी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होता है। दूसरे शब्दों में उच्च एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है जो कि हो रहा है, जबकि यह लाल रंग में दिखाई देता है क्योंकि यह 610 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर pi से pi ट्रांजिशन 242 और 281 से मेल खाती है। क्विनाइन कंपाउंड में 2 तरह के pi से pi ट्रांजिशन देखे जाते हैं, जबकि ऑर्थो बेंजोक्विनोन के मामले में pi से pi ट्रांजिशन 390 नैनोमीटर पर होता है। क्रॉस कौनजुगेटेड बेंजोक्विनोन के मामले में पैरा बेंजोक्विनोन n से pi 434 पर दिखाई देता है, जहां ऑर्थो बेंजोक्विनोन के मामले में n से pi 610 नैनोमीटर के आसपास दिखाई देता है। इस तरह का गहरा प्रभाव कौनजुकेशन के कारण होता है, जो या तो सीधे कौनजुकेशन है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पैरा बेंजोक्विनोन के इस विशेष मामले में क्रॉस कौनजुकेशन है। अब वुडवर्ड और फिशर ने बड़ी संख्या में स्टेरॉयड मॉलिक्यूल पर काम किया है और उनके अध्ययन के आधार पर वे
एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम के साथ डाइईन की संरचनात्मक भिन्नता को सहसंबद्ध करने के लिए एक अनुभवजन्य नियम पर पहुंचे हैं। यदि हम इस विशेष डाइईन पर विचार करें तो यह एक होम्योन्युलर डाइईन है क्योंकि दो डबल बॉन्ड इस विशेष मामले में एक साइकिल या एक साइक्लिक रिंग प्रणाली का हिस्सा है और एक दूसरे के संबंध में भी सिसोइड हैं। अब यदि हम इस विशेष डाइईन पर विचार करते हैं तो डाइईन के दोहरे बॉन्ड में से एक साइक्लिक प्रणाली का हिस्सा है, दूसरा डबल बॉन्ड अनिवार्य रूप से एक डबल बॉन्ड के एक्सोसाइक्लिक प्रकार का है और दो डबल बॉन्ड प्रत्येक के संबंध में ट्रांसोइड है। सिंगल बॉन्ड के संदर्भ में यह ज्योमेट्री में ट्रांसोइड है। तो कोई इसे एक होम्योन्युलर डाइईन कहेगा और यह एक हेटेरोडाइन है क्योंकि यह डबल बॉन्ड इस रिंग का हिस्सा नहीं है, यह उस विशेष रिंग का केवल एक एक्सोसाइक्लिक भाग है। वुडवर्ड फिशर नियम में एक कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए एक मूल्य निर्धारित करता है जो कि होम्योन्युलर डाइईन और हेटेरोन्युलर डाइईन है जैसा कि मामला हो सकता है। होम्योन्युलर डाइईन जो कि पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड होता है जो एक हेटेरोन्युलर डाइईन की तुलना में लंबी वेवलेंथ पर होता है जो कि ट्रांसोइड डाइईन है जो कम वेवलेंथ में एब्जॉर्ब होता है। अब जो किया जाता है वह एक आनुभविक नियम है। योज्य नियम वह है जो इजाद किया जा रहा है। इसे डाइईन के लिए वुडवर्ड फिशर एम्पिरिकल रूल कहा जाता है। यह एक संरचनात्मक विभिन्नता है जो एक होम्योन्युलर सिसोइड डाइईन के लिए हो सकती है। आधार मूल्य एक हेटेरोन्युलर ट्रांसोइड डाइईन के लिए बेस वैल्यू को 214 नैनोमीटर के रूप में लिया जाता है। इस तरह का एक एडिटिविटी सिद्धांत बेहद उपयोगी है। अगर कोई अज्ञात संरचना है तो आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विशेष तौर पर स्टेरॉयड मॉलिक्यूल में यह होम्योन्युलर प्रकार का कॉन्जुगेटेड डाइईन है या हेटेरोन्युलर प्रकार का। उन दिनों में 1960 और 70 के दशक के दौरान लोगों ने इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया है ताकि कौनजुकेशन के संदर्भ में ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना का पता लगाया जा सके। अब एक वृद्धिशील मूल्य है जो दिया गया है। हमारे पास एक अतिरिक्त डबल बॉन्ड कौनजुकेशन है। यदि यह एक कॉन्जुगेटेड ट्राइन प्रणाली है, इसमें 30 नैनोमीटर को 253 के आधार मूल्य में जोड़ा जाना है ताकि 283 हो जाए। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू को आप परिभाषित करेंगे। 1 मिनट में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू क्या है? 1 मिनट में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू को आप परिभाषित करेंगे। तो अनिवार्य रूप से जो सब्स्टिट्यूएंट आप प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर का मान जोड़ते हैं उसके लिए डबल बॉन्ड में मौजूद है। अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो आप 5 नैनोमीटर का मान जोड़ते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप एसीटेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मिथॉक्सी या ब्रोमोक्लोरो या डायअमीनो वे सभी महत्वपूर्ण योग्यता देते हैं। विशेष रूप से डाई एल्काइल अमीनो मूल मान को 60 नैनोमीटर के आधार मूल्य से अधिक स्थानांतरित करके काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए इस प्रकार के एडिटिविटी नियम की गणना के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। अगर हम यहां इस मॉलिक्यूल का विचार करते हैं तो यह एक हेटेरोन्युलर ट्रांसोइड डाइईन है। तो हेटेरोन्युलर ट्रांसोइड डाइईन बेस मूल्य 214 नैनोमीटर है, इसलिए 214 नैनोमीटर को लिया जाता है। यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। यदि आप इस डबल बॉन्ड को देखते हैं तो यह इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में लगभग 5 नैनोमीटर होंगे और फिर आपके पास रिंग रेसिड्यू होंगे जो कि ये रेसिड्यू हैं। यह एक रिंग रेसिड्यू है और यह एक और रिंग रेसिड्यू है और यह एक तीसरा रिंग रेसिड्यू है। तो 1 2 3 4 5 रिंग रेसिड्यू हैं। इसलिए पूरी तरह से इस कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के अनुरूप 3 रिंग रेसिड्यू हैं। यह कार्बन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ और यहाँ यह कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है। प्रत्येक रिंग रेसिड्यू के लिए यहाँ 5 नैनोमीटर वृद्धि है, इसलिए 3 गुणा 5 बराबर 15 नैनोमीटर वृद्धि है। डबल बॉन्ड पर एक मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है जो लगभग 6 नैनोमीटर में योगदान दे रहा है। यदि आपके पास ये संख्याएं हैं तो वह 240 नैनोमीटर तक आती है। अनुभवजन्य विकृति नियम के आधार पर एब्जॉर्ब लैम्ब्डा मैक्स 240 नैनोमीटर के अपेक्षित मूल्य के बहुत करीब है। यदि आप इस सिसोइड डाइईन को एक ट्रांसोइड डाइईन और सिसोइड डाइईन के बीच में लेते हैं तो सिसोइड डाइईन का बेस मूल्य अधिक होता है, इसलिए आप सिसोइड डाइईन का बेस मान लेते हैं। फिर अतिरिक्त कौनजुकेशन जोड़ें। यह एक अतिरिक्त कौनजुकेशन भी है। प्रत्येक विस्तारित कौनजुकेशन 30 वृद्धि से मेल खाता है, जो उदाहरण के लिए प्रत्येक कौनजुकेशन मूल्य के लिए 30 वृद्धि ताकि 2 अतिरिक्त कौनजुकेशन 60 नैनोमीटर के अनुरूप हो। यह रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसलिए यह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अन्य रिंग के लिए है। 3 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। यह रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और यह इस विशेष रिंग के लिए एक और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। यह इस विशेष रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, इसलिए 3 एक्सोसाइक्लिक रिंग प्रत्येक में 5 योगदान करेंगे। तो 3 गुणा 5 बराबर 15 रिंग रेसिड्यू। यहाँ पर 5 रिंग रेसिड्यू हैं।
1 2 3 4 और 5 हैं। दूसरे शब्दों में आपको यह संपूर्ण ढांचा लेना होगा और डबल बॉन्ड में मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की संख्या देखना होगा। यह डबल बॉन्ड में पहला सब्स्टिट्यूएंट है, यह दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, यह डबल बॉन्ड में तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है और यह डबल बॉन्ड में चौथा सब्स्टिट्यूएंट है। तो डबल बॉन्ड में 5 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। 5 गुणा 5 बराबर 25। एसीटेट ग्रुप निश्चित तौर पर कोई भी योगदान नहीं करता है। अपेक्षित मूल्य यदि आप सभी संख्याओं को जोड़ते हैं 353 और व्यवसायिक प्रतियोगिक मूल्य 355 है, तो बहुत ही करीबी संख्या इस विशेष मामले में आपको मिलती है। अगर इस रिंग के साथ साथ इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 2 बार मान लेना होगा। दूसरे शब्दों में यह एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यह रिंग के अनुसार एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और यह रिंग के अनुसार एक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस विशेष मॉलिक्यूल में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की संख्या 3 है, इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमने इस विशेष पाठ्यक्रम में जो देखा है वह कार्बोनाइल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के मूलभूत प्रतिक्रिया है, जो एक कार्बनिक मॉलिक्यूल विशेष रूप से ओलेफिन और कार्बोनाइल मॉलिक्यूल में मौजूद ट्रांजिशन का प्रकार है जिसे हमने देखा है। हमने अभी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखना है जिसे हम अगले पाठ्यक्रम में विचार करेंगे। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।